हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आज की करंट की क्लास में। चलिए देखते हैं आज हमारी इस क्लास में क्या कुछ खास होने वाला है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस करंट की क्लास की बात करें तो देखो, आज की जो क्लास है सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 19 नवंबर को मनाए गए नेशनल इंटीग्रेशन डे जो है 2024, इसका संबंध किससे होगा? नेशनल इंटीग्रेशन डे 2024 का संबंध किससे है? सरोजनी नायडू जी से, सुचेता कृपलानी से, इंदिरा गांधी से या विजयलक्ष्मी पंडित से? अब देखो, 19 नवंबर को किनका बर्थडे मनाया जाता है, किनका जन्म दिवस मनाया जाता है? अगर बात करूँ यहाँ पे तो 19 नवंबर की बात करें तो 19 नवंबर 1970 की बात करें तो 19 नवंबर 1917 को प्रयागराज में जन्म दिवस होता है। और किसका जन्म होता है? इंदिरा गांधी जी का। तो 19 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल इंटीग्रेशन डे के रूप में इंदिरा गांधी का जन्म दिवस। अब इंदिरा गांधी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंदिरा गांधी जी का जन्म दिवस होता है और इंदिरा गांधी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि इनको आयरन लेडी भी बोला जाता है। आयरन लेडी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, इन्होंने अपने कार्यकाल में जब ये पीएम रही तो बहुत ऐसे ऐसे काम करे थे जो मतलब एक तरीके से मैं कहूँ कि मैन भी नहीं कर पाएंगे जो वो मैन ने करे थे। तो ये कौन थी भाई? ये थी हमारी पीएम। और ये जो पीएम थी तो ये फर्स्ट फीमेल थी जो पीएम बनी थी। अब इनके पीएम के कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो देखो, इनका जो कार्यकाल था पीएम का, ये सबसे पहले पीएम बनी थी 1966 से 1977 तक, यानी कि 11 साल ये यहाँ पे पीएम रही। और इसके बाद में इन्होंने फिर से पद धारण करा 1980 से लेकर के 1984 तक। तो 4 साल इन्होंने यहाँ पे कार्यकाल अपना पूरा करा। और 1984 की बात करूँ तो 1984 की बात करें, 1984 31 अक्टूबर का दिन था। तो 31 अक्टूबर को इनकी हत्या करवा दी थी, इनकी हत्या हो गई थी। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो इनका कार्यकाल भी और ये, अब इनकी हत्या हुई है तो इनका स्मारक भी, भाई आयरन लेडी है, इनका स्मारक भी होगा कहीं ना कहीं, बिल्कुल। अब इनके अगर मैं स्मारक की बात करूँ तो इनका स्मारक कहाँ पर है? अगर इनके स्मारक की बात करें तो जो इनका स्मारक है ये कहाँ पर होगा, क्या नाम होगा उसका, आप मुझे बताएंगे कहाँ होगा। और इस स्मारक का नाम होगा इनका शक्ति स्थल। क्या नाम होगा? शक्ति स्थल इनके स्मारक का नाम है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अच्छा, एक नाम और आता है यहाँ पे सरोजनी नायडू का। सबसे पहले सरोजनी नायडू की बात करूँ तो ये पहली ऐसी वीमेन है, यानी कि फर्स्ट फीमेल है, ये फर्स्ट ऐसी फीमेल हैं जो गवर्नर बनी थी। और ये गवर्नर किस स्टेट की बनी थी? तो ये बनी थी यूपी की। किसकी? यूपी की, यानी कि भारत की पहली महिला जो गवर्नर या राज्यपाल बनी हो तो वो थी सरोजिनी नायडू। और किस स्टेट की बनी थी? उत्तर प्रदेश की। एक नाम आता है सुचेता कृपलानी का। अच्छा, सरोजिनी नायडू के बारे में और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है? हाँ बिल्कुल है। ये ऐसी पहली महिला है जो गवर्नर बनी है, लेकिन इनका जन्म दिवस कब होता है? तो इनका जन्म दिवस होता है क्या बोलते हैं, सरोजिनी नायडू जी का जन्म दिवस होता है 13 फरवरी को। 13 फरवरी को, और 13 फरवरी को एक दिवस मनाया जाता है, आप मुझे बताएंगे। 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। अगर बात करें तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? महिला दिवस ये मनाया जाता है 13 फरवरी को, और इसलिए मनाया जाता है सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर मैं बात करूँ कि नेशनल तो है ये, लेकिन इंटरनेशनल वुमेन डे कब आता है? तो वो आता है 8 मार्च को, ठीक है। आगे आता है सुचेता कृपलानी जी का नाम। तो यहाँ पे सुचेता कृपलानी की अगर मैं बात करूँ तो ये पहली सीएम रही हैं, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट सीएम, और ये रही थी सुचेता कृपलानी। किस स्टेट की थी? तो ये भी उत्तर प्रदेश स्टेट की पहली सीएम बनी थी। इनके बाद एक नाम आता है विजयलक्ष्मी पंडित का। जो विजयलक्ष्मी है, इनकी बात करें तो इनके बारे में भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये पहली भारतीय महिला थी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी थी। तो ये भी फर्स्ट फीमेल थी जो संयुक्त राष्ट्र सभा की या संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करें,
संयुक्त राष्ट्र महासभा, इस महासभा की पहली फीमेल हैं जो यहाँ पे अध्यक्ष रही थी भारत की तरफ से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, पहला क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए, तो यहाँ पे आयरन लेडी है ये, और आपको पता होगा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि 1971 में जब हमारा युद्ध होता है और 2 बार आपातकाल लगाने के लिए अगर बात करें तो भाई 2 बार आपातकाल लगाया था इन्होंने, इमरजेंसी लगाने के लिए ये जानी जाती हैं। ठीक है, आपातकाल की बात करें तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने यूनिकॉर्न तकनीक विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? यूनिकॉर्न तकनीक विकसित करने के लिए किसके साथ एग्रीमेंट किया है? केंद्र सरकार ने। अब देखो इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि यूनिकॉर्न टेक्नोलॉजी की बात करें तो यूनिकॉर्न टेक्नोलॉजी को लेकर के गवर्नमेंट ने रिसेंटली में एक जो है एग्रीमेंट किया है। किसके साथ किया है? ब्रिटेन के साथ किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ या फिर फ्रांस के साथ। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? बिल्कुल, देखो अब यहाँ पे बात करें कि भाई यूनिकॉर्न को लेकर के, यूनिकॉर्न टेक्नोलॉजी को लेकर के जो एग्रीमेंट किया गया है इसके साथ में, देखो एक तो इंडिया की बात करूँ तो भाई भारत का यूनिकॉर्न है, और भारत के इस यूनिकॉर्न की अगर बात करी जाए, इस यूनिकॉर्न की बात करी जाए भारत के, तो इंडिया का यूनिकॉर्न जो है इस यूनिकॉर्न टेक्नोलॉजी को लेकर के इसके साथ में समझौता करता है जापान। कौन करता है? जो जापान है इसने समझौता करा है, और जापान ने कहा है कि भाई इंडिया यूनिकॉर्न टेक्नोलॉजी पे काम करेगा और हम इसके साथ रहेंगे। अच्छा, कुछ तो इन्होंने भाई यूनिकॉर्न में कुछ काम तो लिया होगा, तो देखो इन्होंने जो है इस यूनिकॉर्न में जो शामिल किया है, इंडिया ने जो यूनिकॉर्न में शामिल किया है वो क्या शामिल किया है? नोरा 50 रेडियो एंटीना। तो ये किसके लिए किया है? इस समझौते में क्या मुख्य बात रखी गई है? इसका नाम है नोरा 50 एंटीना, रेडियो एंटीना है ना। तो इस रेडियो एंटीना के लिए जो है यहाँ पे ये एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है, ये तो बात ठीक है, लेकिन इसका निर्माण कहाँ करेगा भारत? अगर मैं बात करूँ कि भाई ये तो बात ठीक है, लेकिन इंडिया इसका निर्माण कहाँ करेगा? तो इंडिया करेगा इसका निर्माण बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में इसका निर्माण करने वाला है इंडिया। बिल्कुल। अब जापान ने तो खैर ये बात ठीक है कि जापान ने इसमें समझौता किया है, बिल्कुल। अब यहाँ पे जापान ने इसके साथ समझौता किया है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ और भी राष्ट्र हैं। ब्रिटेन है। सबसे पहले अगर मैं ब्रिटेन की बात करूँ तो ब्रिटेन के भाई इस टाइम पे अगर ब्रिटेन के हेड की या ब्रिटेन के जो हेड हैं इनकी बात करें तो ये कौन हो जाएंगे? चलिए बताते हुए चलेंगे। क्या नाम है? केयर स्टारमर। केयर स्टारमर की बात करें। ऑस्ट्रेलिया के हेड कौन हो जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया के पीएम हेड की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के हेड के पीएम हो जाएंगे एंथनी एल्बनी। ठीक है, हिंदी में लिख देती हूँ, एंथनी एल्बनी। और इसके बाद में जापान के पीएम कौन हो जाएंगे? अगर जापान के हेड की बात करूं तो कौन हो जाएंगे? शिगेरू एशिया। इनका नाम हो जाएगा शिगेरू एशिबा। और फ्रांस के हेड की बात करें तो फ्रांस के कौन हो जाएंगे? फ्रांस के हो जाएंगे मिशेल बर्नियर। इनका नाम हो जाएगा मिशेल बर्नियर हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा जापान। तो भारत ने जो यूनिकॉर्न टेक्नोलॉजी है इसको लेकर के जापान के साथ समझौता किया है, और यहाँ पे नोरा 50 रेडियो एंटीना के लिए समझौता किया है। बेंगलुरु में ये समझौता किया गया है। चलिए, तो यहाँ पे इंडिया की तरफ से और जापान हमारे साथ है। आगे सवाल नंबर 3, इम्पोर्टेंट सवाल है, सारे के सारे स्टार मार्क करते हुए चलेंगे। हाल ही में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व शिखर सम्मेलन जिसका नाम है सागर मंथन, ये कहाँ पे शुरू हुआ है? सबसे पहली बात तो है कि साउथ एशिया का है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साउथ एशिया का है और इसका नाम है यहाँ पे सागर मंथन। अब देखो जो ये सागर मंथन है ये इम्पोर्टेंट है। इस सागर मंथन की अगर मैं बात करूँ, जो ये सागर मंथन है, तो सागर मंथन किस लिए इम्पोर्टेंट है? सागर मंथन इसलिए इम्पोर्टेंट है, सबसे पहली बात तो आती है कि भाई ये साउथ एशिया का है। कहाँ का है? तो सबसे पहली चीज़ है कि ये जो है साउथ एशिया का हो जाएगा। अब ये साउथ एशिया का तो है, लेकिन अगर मैं बात करूँ साउथ एशिया का तो है, और भी थे, लेकिन साउथ एशिया का सबसे बड़ा है ये। कैसा है? साउथ एशिया का सबसे बड़ा है ये। ठीक है, जो समुद्री विचार नेतृत्व सम्मेलन है, सबसे बड़ा सम्मेलन हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं तो ये कहाँ पर हुआ है?
अब इसका शुभारंभ कहाँ पर हुआ है, तो भाई इसको कहाँ पे होस्ट किया गया है। अगर इसके होस्ट की बात करें तो ये किया गया है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे, ये किया गया है न्यू दिल्ली। और अगर इस न्यू दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे आपको पता होगा कि भाई फिर उद्घाटन किसने किया है न्यू दिल्ली में। अगर इसके उद्घाटन की बात करें कि भाई उद्घाटन करता कौन है, उद्घाटन करता या उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो ये सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। किनके द्वारा किया गया है, ये क्या है, सर्बानंद सोनोवाल, इनके द्वारा भी इसका, सोनोवाल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अच्छा, न्यू दिल्ली में तो किया गया है, लेकिन न्यू दिल्ली में जो है इसके कौन कौन क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल करी गई थी। होस्ट जहाँ पे ये होस्ट करा गया तो इसमें क्या क्या शामिल किया गया है। अगर इसके शामिल की बात करें तो इसमें जितने भी बंदरगाह हैं, यानी कि सारे बंदरगाह इसमें शामिल किए गए हैं। साथ में जितने भी जहाज रानी हैं, जहाज रानी भी शामिल की गई हैं। और इसी के साथ साथ में जितने भी ऑब्जर्व फाउंडेशन हैं, यानी कि जितने भी हमारे ऑब्जर्व फाउंडेशन हैं, इन ऑब्जर्व फाउंडेशन की बात करें तो इन फाउंडेशन को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इसमें समारोह जो हुआ है, उद्घाटन जहाँ पे हुआ है, इस समारोह में क्या कोई और भी राष्ट्र आए थे? बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं बात करूँ जो समारोह था, इस समारोह की बात करूँ, इस समारोह में कौन कौन शामिल थे? तो इस समारोह में देखो, एक तो शामिल था ग्रीस, एक शामिल था ग्रीस, और इसी के साथ साथ में इस समारोह में ग्रीस भी शामिल था और मालदीव भी शामिल था। हाँ बिल्कुल, मालदीव भी इसमें शामिल था, मालदीव भी शामिल था, और साथ में अर्जेंटीना भी इसमें शामिल था, अर्जेंटीना भी इसमें शामिल था। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली। चलिए, तो ये आपका हुआ है, ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन द्रोणागिरी किसने लॉन्च किया है? तो एक ऑपरेशन द्रोणागिरी है, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा, या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा, या डिपार्टमेंट ऑफ यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर के द्वारा। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा, कानून एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा, परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा, कृषि और कल्याण विभाग के द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑपरेशन द्रोणागिरी पर आप स्टार लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन द्रोणागिरी है और इसको लॉन्च किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको ऑपरेशन द्रोणागिरी को जो है यहाँ से लॉन्च किया है। अच्छा, ये बात तो ठीक है कि इसको यहाँ से लॉन्च किया गया है, लेकिन एक काम है कि भाई ऐसा ये किसके निर्देशन में लॉन्च किया गया है? आपसे पूछेगा कि ये किसके निर्देशन में, इसको निर्देशन में लॉन्च किया गया है। तो बिल्कुल आईआईटी तिरुपति जो है, आईआईटी तिरुपति, इस आईआईटी तिरुपति के निर्देशन में इसको लॉन्च किया गया है। और दूसरी बात यहाँ पे आती है, क्या इसका ये पहला चरण था? नहीं। अच्छा, इसका पहला चरण कहाँ पर हुआ था? तो इसके फर्स्ट चरण की मैं बात करूँ तो जो इसका पहला चरण था, इसमें किस किस ने भाग लिया था? इसमें उत्तर प्रदेश ने भाग लिया था, साथ में हरियाणा ने भाग लिया था, और किसने? तो वही इसके पहले चरण की बात करें तो इसके पहले चरण में किस किस ने भाग लिया? उत्तर प्रदेश ने, हरियाणा ने, और आंध्र प्रदेश ने भी इसमें भाग लिया था, और साथ में इसमें असम ने भी भाग लिया था इसमें, और साथ में महाराष्ट्र इसने भी इसमें भाग लिया था। ठीक है, तो इन सभी ने इसमें भाग लिया था। अब इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि भाई ये शुरू क्यों किया गया है? ऑपरेशन द्रोणागिरी की बात करें तो जो यहाँ पे ऑपरेशन द्रोणागिरी है, इस द्रोणागिरी की बात करें तो द्रोणागिरी जो है, ऑपरेशन द्रोणागिरी, इसको क्यों लॉन्च किया गया है? ऐसा भाई इसमें क्या चीज़ है? तो ऑपरेशन द्रोणागिरी को देखो, जो भूमिकीय या भूस्थानिक डेटा है जितना भी, इसको एकत्र करने के लिए, भूस्थानिक डेटा को एकत्र करने के लिए और एक रीज़न और है इसका, इसलिए और किस लिए लॉन्च किया गया है? पृथ्वी का जो मानक चित्रण है उसको जारी करने के लिए। पृथ्वी का जो मानक चित्रण है, इस मानक चित्रण को दर्शाने के लिए भी इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5।
हाल ही में 19वां G20 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में शुरू हुआ है? तो देखो इम्पोर्टेंट है, G20 है, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और ये किस नंबर का एडिशन है इसका, यानी कि तो ये है 19वें नंबर का एडिशन है G20 का। कहाँ पर हो रहा है, कौन सा देश इसकी मेजबानी कर रहा है? चलिए, ब्राज़ील कर रहा है, रूस कर रहा है, इंडिया कर रहा है या फिर USA कर रहा है। अच्छी बात तो देखो ये है क्योंकि ये 2024 का है। अगर बात करूँ यहीं पे 2024 में 19वां एडिशन हो रहा है और किसका? G20 का। ठीक है, तो इस G20 के 2024 में 19वें एडिशन की अध्यक्षता तो ये हो कहाँ पे रहा है? सबसे पहली बात है कि जी कहाँ पर हो रहा है, इसको कौन होस्ट कर रहा है? तो कौन सा देश हो जाएगा? इसको होस्ट करने वाला देश है ब्राज़ील। भाई ब्राज़ील कंट्री में इसको होस्ट किया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। एक चीज़ आती G20 की, अगर मैं स्थापना की बात करूं तो G20 की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना होती है 1999 में, 1999 में इसकी स्थापना होती है। और अच्छी बात यह है कि अगर मैं G20 की बात करूं तो G20 में एक तो विकसित देश शामिल हैं, जो भी विकसित कंट्री हैं वो शामिल हैं, और साथ में जो विकासशील देश हैं, ये विकासशील देश भी इसमें शामिल हैं। इन दोनों से मिलकर के एक ग्रुप बनता है, जिस ग्रुप का नाम है यहाँ पे G20, ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, इसी को G20 कहते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि भाई ये 1999 में शुरुआत होती है इसकी। चलिए, ये जो है कहाँ पर हो रहा है? 19वें नंबर का है, 19वां एडिशन ब्राज़ील में हो रहा है। अब दूसरी बात आती है कि इसकी थीम क्या रही है? इसकी थीम क्या रही है? तो न्याय संगत और टिकाऊ विश्व का निर्माण करना, ये इसकी थीम है। न्याय संगत, टिकाऊ विश्व का निर्माण करना इसकी थीम रही है। ठीक है, निर्माण करना इसकी थीम रही है। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर थीम है तो इसका शेरपा भी कुछ ना कुछ जरूर होगा। बिल्कुल, तो इसका जो शेरपा है, इसकी बात करें तो इसका शेरपा है अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत इसका शेरपा हो जाएगा। अब दूसरी बात ये आती है कि ये 19वां इसका एडिशन है, तो भाई एडिशन कौन सा है? ये 19वां एडिशन है। ठीक है, 19वां एडिशन यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, 19वां एडिशन कब से शुरू हो रहा है? तो ये 18 नवंबर से शुरू हो रहा है। 18 नवंबर 2024 से इसको शुरुआत की जा रही है। और ये कहाँ पर हो रहा है? तो ये हो रहा है जी ब्राज़ील में। ब्राज़ील, और ब्राज़ील के भी कहाँ? रियो डी जेनेरियो में। कहाँ हो रहा है? रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में ये हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पे इंडिया में 2023 में हुआ, कुछ और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। भारत में कब हुआ? अगर मैं भारत की बात करूं तो आपको पता है कि भारत में जो हुआ है 2023 में हुआ। और कौन सा एडिशन था? 80 नंबर का एडिशन था। ठीक है, 18वां एडिशन था और 2023 में भारत में हुआ था। भारत में कहाँ हुआ था? तो भारत की बात करें तो भारत मंडपम में। कहाँ हुआ था? भारत मंडपम में। और भारत मंडपम की अगर मैं बात करूं तो भारत मंडपम यानी कि दिल्ली की बात करें तो ये न्यू दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, न्यू दिल्ली में। अच्छा, इसकी फिर ये बात है, इसकी थीम क्या रखी थी? अगर इसकी थीम की बात करें, वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, वसुदेव, वैसे वसुधैव है वो, वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, ये इसकी थीम रखी थी। और इसमें खास बात हुई थी। खास बात क्यों हुई थी? इसमें कुछ और भी ऐड रहे थे। आपने देखा होगा कि G20 नहीं रहा है, इस प्रकार की कुछ चीज़ें सामने आई थी, क्योंकि इसमें अफ्रीकन यूनियन शामिल था। अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ था और साथ साथ में यहाँ पे यानी कि अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हो गया था, है ना, इसलिए ये शामिल हुआ था, इसलिए ये बात बोली गई थी। अच्छा एक बात बताओ, इसको पहला G20 का फर्स्ट एडिशन कब किया गया? अगर यहाँ पर देखें तो इस बार 90 नंबर का हो रहा है और शुरुआत होती है 1999 में, तो इसका मतलब तो 25 नंबर का होना चाहिए था, 25वें नंबर का, बट ये तो 19 नंबर का हो रहा है ना, 19वां एडिशन हो रहा है। तो इसकी शुरुआत की अगर मैं बात करूँ ना कि इसकी शुरुआत कब करी गई थी,
तो इसकी शुरुआत जो करी गई थी, ये करी गई थी 2008 में, और 2008 में करी गई थी। फर्स्ट एडिशन हुआ था इसका, ये फर्स्ट एडिशन, और ये होता है 2008 में यूएसए, वाशिंगटन डीसी में। कहाँ होता है? वाशिंगटन डीसी में होता है ये, ठीक है। चलिए यूएसए में। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा कहाँ खोजा गया है? तो भाई दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा है। पहली बात तो भाई पूरी दुनिया में इतना बड़ा कोई मूंगा नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा है, कहाँ खोजा गया है बताएंगे। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल बीच जो है डिस्कवर किया गया है रिसेंटली, कहाँ पर? ये सोलोमन आइसलैंड पे किया गया है, सोलोमन आइलैंड पे, या फिर यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी में, या फिर यहाँ पे मार्शल आइलैंड पे, या मेडागास्कर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? इसका सही आंसर होगा, देखो अगर मैं यहाँ पे सबसे दुनिया का सबसे बड़ा, भाई पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा है, सबसे बड़ा मूंगा है, ठीक है, मूंगा है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? तो देखो सबसे बड़ा मूंगा है, इसका नाम हो जाएगा वी हेमोथ कोरल। क्या नाम है? इसके नाम की बात करूँ, इसका नाम है वी हेमोथ कोरल, वी हेमोथ कोरल नाम हो जाएगा इसका। और दूसरी बात ये है, ये मूंगा ही है ना। अब ये जो है कहाँ हमें पता चला है, तो हमने खोजा कहाँ पर है, तो ये सोलोमन द्वीप पर। कहाँ? ये हमें मिला है सोलोमन द्वीप पर, सोलोमन द्वीप पर मिला है। और सोलोमन द्वीप कहाँ हो जाएगा? तो ये कहाँ हो जाएगा सोलोमन द्वीप? ये हो जाएगा प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में हो जाएगा ये, ध्यान रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल। और इसका आकार कुछ कैसा है? अगर इसके आकार की बात करूँ तो इसका आकार कैसा है मूंगे का आकार? तो कुछ इसका आकार है गिरजाघर के जैसा। कैसा? गिरजाघर जैसा, ठीक है, इस प्रकार का कुछ इसका आकार हो जाएगा, यानी कि ब्लू व्हेल से भी बड़ा है ये, ठीक है। तो ये कहाँ पर हो जाएगा? सोलोमन द्वीप पर, प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। चलिए, तो कुछ इस प्रकार का मूंगा है, ध्यान रखेंगे। वी हेमोथ कोरल इसका नाम है, और ये प्रशांत महासागर में सोलोमन द्वीप पर मिला है। सवाल नंबर 7, भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को किससे लॉन्च किया गया है? पहली बात तो कैसा है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसका नाम है GSAT-20। और GSAT-20 को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो कहाँ से लॉन्च किया जाएगा आपको ये बताना है। देखो इम्पोर्टेंट है, GSAT-20 की बात करूँ, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो भाई GSAT-20 है कैसा? तो भाई ये है हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो जाएगा ये। कम्युनिकेशन तो भाई किस टाइप का है इसका? अगर वो टाइप आपसे पूछे तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। अब दूसरी बात है कि इसको लॉन्च कहाँ से किया जाएगा। अगर इसके लॉन्चिंग पॉइंट की बात करें तो जी इसको जो लॉन्च किया जाएगा ये कहाँ से लॉन्च होगा? तो इसको जो लॉन्च किया जाएगा ये किया जाएगा आपका फाल्कन 9। कहाँ से? लॉन्ग मार्च 12 से, एरियन 6 से, एल्बियम 3 से, या फाल्कन 9 रॉकेट से। तो इसको लॉन्च करा जाएगा फाल्कन 9 रॉकेट से। कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा। अब रॉकेट क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि भाई रॉकेट का काम होता है जो हमारा सैटेलाइट होता है उस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाना या ऊपर ले जाना, ये काम होता है सैटेलाइट का, सॉरी रॉकेट का, सैटेलाइट को ऊपर लेकर के जाना, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से लॉन्च किया जाएगा इसको। और इसका बात है कि भाई इसके बाद में इसका निर्माण किसने करा है? अगर इसके निर्माण की बात करें तो ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका नाम GSAT-20 है, इस GSAT-20 को किसने बनाया है? इसको बनाया है इसरो के द्वारा। किसको? किसने बनाया है? इसरो ने। इसको लॉन्च करेगा इसरो, ठीक है, सॉरी इसरो ने इसको बनाया है। और लॉन्च कौन करेगा इसको? फाल्कन 9 रॉकेट करेगा, ठीक है। और फाल्कन 9 रॉकेट किसका है? तो आपको बता दूं ये SpaceX कंपनी का है। फाल्कन 9 किसका है? ये है आपका SpaceX कंपनी। और SpaceX कंपनी किसकी है? ये है एलन मस्क की। किसकी है? एलन मस्क की है, ठीक है। तो यहाँ पे इसरो इसका अच्छा, इसरो की स्थापना कब होती है? तो इसरो की स्थापना आप मुझे बताएंगे कमेंट में, ठीक है।
यहाँ पे एक और है ये एल्वियम थर्ड। एल्वियम थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो एल्वियम थर्ड को एक नाम और दिया जाता है जिसका नाम है बाहुबली, है ना, बाहुबली। तो बाहुबली की क्षमता कितनी है? बाहुबली की क्षमता है वो कितने टन वजन उठा सकता है, कितने किलोग्राम? ये 4000 किलोग्राम वजन उठा सकता है। लेकिन G-20 की बात करूँ तो G-20 का वजन कितना है? इसका वजन G-20 की अगर मैं वजन की बात करूँ तो इसका वजन है 4700 किलोग्राम, है ना। तो 4700 किलोग्राम मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि इसका वजन जो है लगभग 8 टन है। और ये जो उठा सकता है यहाँ पे 5 टन है ना, ये 5 टन है इसका वजन। और ये सिर्फ 4 टन, हमारे पास जो एल्वियम थर्ड है वो 4 टन वजन उठा सकता है, लेकिन इसका वजन है 5 टन। अब इस 5 टन वजन उठाने के लिए हमने किससे बात करी है? तो हमने करी है स्पेसएक्स से। और ये जो फाल्कन 9 है ये कितना वजन उठा सकता है? लगभग 8 टन, यानी कि 8000 किलोग्राम वजन तक ये उठा सकता है। तभी तो भाई हमारा तो 4000 की क्षमता है, इसीलिए हमने स्पेसएक्स से बात करी है कि जी हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट है G-20, उसको आपको लॉन्च करवाना है, ठीक है। तो इसमें कौन लॉन्च करेगा? फाल्कन 9 रॉकेट को यहाँ से, यानी कि फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च करेगा G-20 को, जो हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा इसका टाइम पीरियड कितना होगा? अगर इसके टाइम पीरियड की बात करूँ तो इसका टाइम पीरियड होगा यहाँ पे हमारा, वैसे तो खैर टाइम पीरियड पूछेगा नहीं, पर फिर भी 149 ईयर हो जाएगा, ठीक है। ये आप ध्यान देंगे, ये है एलन मस्क। और आपको पता होगा कि मैगजीन के पहले पन्ने पर, यानी कि ये हमारे, अगर मैं कहूँ कि पावरफुल पर्सन, तो पावरफुल पर्सन की बात करें तो इसमें इनका फर्स्ट नेम आता है। और इंडिया में कौन है? तो इंडिया में 12 नंबर पर है अंबानी, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये हमारे इसरो का है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, सवाल नंबर 8 क्या कहता है? हाल ही में इंटरपोल का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस का नया महासचिव किसे बनाया गया है? कौन है भाई इसके नए सेक्रेटरी जनरल? किसको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है? क्रिस इवांस को, संजीव खन्ना को, वॉल्डेजी उर्किजा को, शिगेरू इशिकावा को। तो किसको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है? देखो, अगर मैं आपसे बात करूँ ना इंटरपोल की, तो इंटरपोल की बात करें, जो ये इंटरपोल है, इस इंटरपोल की बात करें तो इसको कहते हैं हम इंटरनेशनल पुलिस। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल पुलिस कहते हैं, है ना। आईपी नहीं, इंटरनेशनल पुलिस इसका नाम है। अब इंटरनेशनल पुलिस की बात करूँ तो भाई इसकी स्थापना कब होती है? पहली बात तो यही आती है कि जी इसकी शुरुआत कब होती है। इसकी स्थापना होती है इंटरनेशनल पुलिस की 1923 में इसकी स्थापना होती है। और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करूँ तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लियोन, और ये कहाँ पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर। इसके बाद में मैं बात करूँ भाई, इसकी जब एक सभा हुई थी, इसका एक एडिशन हुआ था किस नंबर का? तो इसके एडिशन की बात करूँ तो भाई ये 92 नंबर का इसका एक एडिशन हुआ था। और ये जो सभा थी 92 नंबर की, ये सभा कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी ग्लासगो में। कहाँ पर? ग्लासगो में। और ग्लासगो कहाँ है? ग्लासगो आपका पड़ता है स्कॉटलैंड में। कहाँ पे? स्कॉटलैंड में पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर। दूसरी बात ये आती है कि जी ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इसके महासचिव हैं ये कौन बने हैं? तो इसके महासचिव बने हैं वॉल्डेजी उर्किजा। आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वॉल्डेजी उर्किजा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, ये है वॉल्डेजी उर्किजा इंटरपोल के नए हेड। अगला सवाल नंबर 9, हाल ही में डीआरडीओ ने पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? देखो, बहुत ही, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट। पहली बात तो भाई वो कह रहा है कि यहाँ पे डीआरडीओ जो है, डीआरडीओ ने एक मिसाइल बनाई है जिसका ये ऐसी है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है, बनाई डीआरडीओ ने है। और इसका टेस्ट किया है अभी, और इसका टेस्ट सक्सेसफुल हुआ है ना। और ये फर्स्ट लॉन्ग रेंज की मिसाइल है इंडिया के अंदर, ठीक है। और इसका टेस्ट किया, ये सक्सेसफुल हुई है, और इसका नाम है भाई हाइपरसोनिक। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देखो, अब हाइपरसोनिक की ही बात करते हैं हम यहाँ पे। हाइपरसोनिक इज द वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाइपरसोनिक क्या है भाई? ये एक मिसाइल है, ठीक है, ये है एक मिसाइल।
और इस मिसाइल की बात करें तो इसका निर्माण किसने किया है, इसको बनाया किसने है, तो पहली बात ये पूछेगा आपसे। तो DRDO के द्वारा जो है, यानी कि जो हमारा DRDO है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको बनाया गया है। अच्छा, DRDO की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है। और समीर कामत की बात करूँ तो समीर कामत वर्तमान में इसके हेड हैं, है ना। दूसरी बात है कि जी लॉन्ग कैसे, इसका निर्माण DRDO ने करा है, हाइपरसोनिक का, और ये है किस प्रकार की, तो इसके अच्छा यहाँ से मैंने पूछा कि इसका परीक्षण कहाँ पर हुआ है, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, या आप मुझे बताएंगे। ये किस टाइप की है ये भी बताएंगे, है ना। तो ये किस प्रकार की है आप बताएंगे भाई, ये किस प्रकार की है। तो जी ये है हमारी लॉन्ग रेंज, फर्स्ट है इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। फर्स्ट कैसी है? लॉन्ग रेंज मिसाइल है, ठीक है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है। अब लॉन्ग रेंज मिसाइल है मतलब कैसी, सबसे लंबी, यानी कि हाइपरसोनिक है, और ये पहली है जो लंबी दूरी की मिसाइल है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है। और दूसरी बात ये आती है कि भाई इसका जो निर्माण है ये DRDO ने करा है, ये भी बात सही है, हाइपरसोनिक है ना। चलो दूसरी बात है कि इसकी स्पीड कितनी होगी। फिर अगर इसकी स्पीड की बात करूँ तो इसकी स्पीड लगभग 5 मैक होगी। कितनी? 5 मैक होगी। यानी कि अगर मैं कहूँ कि भाई ये जो है ध्वनि से 5 गुना तेज चलेगी। ध्वनि से कितना? तो ध्वनि की 1 मैक स्पीड होती है, 1 मैक, है ना। और इसकी ध्वनि के मल्टीपल 5 यानी कि 5 गुना तेजी से चलने वाली ये इसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे। और हाँ, इसका मैं कहूँ परीक्षण कहाँ से हुआ है, तो इसका परीक्षण कहाँ हुआ है? इसका परीक्षण हुआ है उड़ीसा में, और उड़ीसा में भी कहाँ से हुआ है? तो इसका उड़ीसा में हुआ है APJ अब्दुल कलाम द्वीप से, है ना। तो कहाँ से हुआ है? APJ जो अब्दुल कलाम द्वीप है यहाँ से, ठीक है, उड़ीसा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास करिस वो मेरा, क्या नाम है? करिस वो मेरा 2024 का संबंध किससे हो जाएगा? दक्षिण कोरिया USA से, चीन रूस से, इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया, या भारत श्रीलंका। करिस वो मेरा, इसका संबंध कहाँ से है? तो ये भाई किन 2 देशों के बीच में ये संयुक्त सैन्य एक्सरसाइज हुई है, कहाँ से हुई है चलिए बताएंगे। देखो अगर मैं इसकी बात करूँ करिस वो मेरा की, तो यहाँ पे जो करिस वो मेरा है, अगर इस करिस वो मेरा की बात करी जाए तो करिस वो मेरा 2024 की एक्सरसाइज है, और ये किसके बीच में, और ये पहली एक्सरसाइज है, यानी कि एक्सरसाइज पहली बार हो रही है। तो कौन से 2 देश हैं? तो इसमें 2 देशों ने हिस्सा लिया है। एक तरफ है इंडोनेशिया, और दूसरी तरफ आता है भाई आपका यहाँ पे अगला देश है ऑस्ट्रेलिया। तो इंडोनेशिया प्लस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है भाई ये एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है। और कैसी है? नौसेना की, संयुक्त सेना की यहाँ पे एक्सरसाइज हो जाएगी। अब एक बात बताओ, इंडोनेशिया की बात करूँ तो भाई इंडोनेशिया की अगर यहाँ पे बात करी जाए तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया की क्या होगी? ऑस्ट्रेलिया की बताएंगे यहाँ पे, बिल्कुल इंडोनेशिया की जकार्ता हो जाएगी, और जावा द्वीप पर। तो इंडोनेशिया की क्या होगी? जकार्ता होगी, और क्या हाँ जावा द्वीप पर हो जाएगी, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आप मुझे बताएंगे कमेंट में, ठीक है। अच्छा, कैनबरा हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया की। चलिए भाई कैनबरा लिख देते हैं, कैनबरा। चलिए अब मैं यहाँ पर बात करूँ तो दूसरी चीज़ ये आती है कि इन दोनों देश इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कोई और भी एक्सरसाइज होती है? बिल्कुल आंसर ऑप्शन सी होगा। और इनके बीच में एक एक्सरसाइज होती है हमारी भारत की इंडोनेशिया के साथ। अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत की इंडोनेशिया के साथ में कोई और एक्सरसाइज है? बिल्कुल है। क्या नाम है? गरुण शक्ति है। और एक और होती है, उसका भी नाम शक्ति, समुद्र शक्ति, इसका भी नाम समुद्र शक्ति है। ये दोनों एक्सरसाइज हैं जो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होती हैं, ठीक है। तो ये पहली एक्सरसाइज है करिस वो मेरा, जो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी चीज़ें हम कल देखेंगे। थैंक यू।